बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम अब आगाज़ करेंगे अपने बाब के दूसरे हिस्से का, जो कि नॉन मेटल्स के ऊपर मुश्तमिल है। हम नॉन मेटल की तारीफ़ पढ़ेंगे, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नज़रिया भी समझेंगे और इसके साथ साथ नॉन मेटल्स की वैलेंसी के बारे में जानेंगे और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिहाज से हम एक ऑर्डर भी पढ़ेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। नॉन मेटल्स, सबसे पहले नॉन मेटल की तारीफ़ करती हैं कि ये किस तरह के एलिमेंट या अशिया होती हैं जो नॉन मेटल्स कहलाती हैं। तो नॉन मेटल्स के बारे में हम लिखते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इनकी तारीफ से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉन मेटल्स की जो खसूसियात होंगी वो बिल्कुल मेटल्स की निस्बत मुखालिफ होंगी, क्योंकि मेटल्स के लिए हमने पढ़ा था कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाने का रुझान रखते हैं वो मेटल्स हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और इलेक्ट्रॉन हासिल करने पर किसी एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव चार्ज बनाने की सलाहियत रखने वाले एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल कहते हैं और इनकी यह खासियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहलाती है, जिसको मज़ीद आगे चल के अलहदा से उसकी तारीफ लिखते हैं। मैं अगर नॉन मेटल्स की चंद एक मिसालें आपके सामने लिखूँ नॉन मेटल्स की, तो ये पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स हैं जो आपने बारहा पढ़ रखे हुए हैं। फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। अगर मैं इन एलिमेंट्स के सिंबल भी साथ जाहिर कर दूं तो फास्फोरस P से, सल्फर S से, नाइट्रोजन N से और ऑक्सीजन को O से जाहिर करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं नॉन मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स की एक ख़ासियत मुश्तरक है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। अगर मैं नॉन मेटल्स की वैलेंसी की बात करूं, जब हमने मेटल पढ़ा था तो मेटल की वैलेंसी का भी जिक्र किया था हमने कि मेटल की वैलेंसी से क्या मुराद है। वैलेंसी किसी मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की तादाद है। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो हम कहते थे कि उसकी वैलेंसी एक है। अगर कोई मेटल दो इलेक्ट्रॉन देती थी तो हम कहते थे उसकी वैलेंसी दो है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मेटल्स के लिए हमने वैलेंसी के नज़रिए को समझा है, मैं नॉन मेटल्स के लिए भी यहाँ पे वैलेंसी की मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि वैलेंसी नॉन मेटल्स की वैलेंसी को हम कैसे बयान कर सकते हैं। तो पहले तो वैलेंसी की ज़रा तारीफ, नॉन मेटल्स की वैलेंसी की तारीफ देखें। वैलेंसी किसी भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन हासिल करने की तादाद है।
किसी भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन हासिल करने की तादाद को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। अगर कोई एलिमेंट, कोई नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन हासिल करती है तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी पॉजिटिव 1 है। अगर नेगेटिव 1 है, इलेक्ट्रॉन हासिल करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई नॉन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी नेगेटिव 2 है। तो वैलेंसी सादा अल्फाजों में हम कह सकते हैं नॉन मेटल की, किसी भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की तादाद को बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन असल में एक इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाती है और इस क्लोराइड आयन पर हम इस नेगेटिव चार्ज को जाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पर हासिल किया हुआ है। अगर हम बात करें क्लोरीन के स्ट्रक्चर की, क्लोरीन की साख्त की, तो क्लोरीन, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। मैं अगर वैलेंस शेल की बात करूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 होती है। 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद हासिल करती है तो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने पर क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तीसरे शेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 थी। एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन ने मज़ीद हासिल कर लिया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो चुकी है? वैलेंस शेल के अंदर 8 हो चुकी है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से हासिल किया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, लिहाजा अब क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ चुका होगा? नेगेटिव। नेगेटिव 1 आ चुका होगा, जो कि उस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अब ये क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन चुका है। तो मैं कहता हूँ कि क्लोरीन चूँकि एक इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती है, इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी? माइनस या नेगेटिव 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी हम लिखेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी नेगेटिव 1 है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखता है। ऑक्सीजन एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ख़ुद को स्टेबल रखने के लिए, तो उसकी वजह से ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है अपने वैलेंस शेल के अंदर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव 2 चार्ज आ जाएगा और अब ये ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन या ऑक्सीजन आयन में तब्दील हो चुका हुआ है। अगर मैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ तो ऑक्सीजन में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये पहला शेल, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 होती है। मैं ये वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ज़ाहिर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है हर एलिमेंट, तो इसके पास ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर दाखिल होते चले जाएंगे, हम कहेंगे एटम के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद अब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो चुकी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो चुकी है वैलेंस शेल के अंदर। अब इस हालत में इस आयन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम नेगेटिव 2 से जाहिर करेंगे, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किए हैं। तो इस लिहाज से, इस मुनासबत से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन की वैलेंसी नेगेटिव 2 है। तो हमने बात की वैलेंसी की नॉन मेटल के लिहाज से, और हमने कहा कि नॉन मेटल के अंदर वैलेंसी से मुराद किसी भी
एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की तादाद है, जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट हासिल करेगा, मतलब नॉन मेटल हासिल करेगी, वो तादाद उस नॉन मेटल की वैलेंसी को जाहिर करेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर रही है तो वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर रही है तो वैलेंसी 2 होगी। नेगेटिव सिंबल इस बात को जाहिर करता है कि इलेक्ट्रॉन एटम ने क्या किया है, हासिल किया है। मज़ीद आगे चलते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर हम बात करते हैं कि नॉन मेटल की तारीफ में हमने पढ़ा था कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हासिल करके नेगेटिव आयन बनाती हैं। इनकी इस खासियत को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के तौर पर जाना जाता है, मतलब ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स कहलाती हैं। तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत जो है, उस सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ज़रा नॉन मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ी सी वजाहत करते हैं यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है। जैसे मेटल के लिहाज से आपने जब बात की थी तो आपने कहा था मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रख के देती हैं और पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेती हैं, लिहाजा उनका वो करैक्टर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कहलाता है। जबकि जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हैं, नेगेटिव चार्ज रखने का रुझान रखती हैं, लिहाजा इनका ये करैक्टर नॉन मेटेलिक करैक्टर कहलाता है। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर भी बोला जा सकता है और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी कहा जा सकता है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की तारीफ करते हैं। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत, नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर से मुराद क्या है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत। तो जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उसके बाद उस एलिमेंट पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी ये जो सलाहियत है, इस सलाहियत को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का या नॉन मेटेलिक करैक्टर का नाम देते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर का इन्हिसार देखें तो किस बात के ऊपर ये मुनहसिर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। इन्हिसार, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्हिसार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर होता है। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, ये हमने बाब नंबर 3 के अंदर बड़ी तफसील से समझा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी एलिमेंट में का अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए एनर्जी की मिकदार को खारिज करना है। तो एक एलिमेंट जितनी जल्दी के साथ, जितनी तेज़ी के साथ, जितनी अट्रैक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का रुझान रखता है, वो उसको हासिल करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मिकदार में अपनी एनर्जी को खारिज कर सकता है। तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इसका मतलब कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, वो एलिमेंट उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखेगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखते हैं
उन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी उस एलिमेंट का नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताती है एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जितनी जल्दी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वो एलिमेंट रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा और हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा है। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर का इंहिसार किस बात के ऊपर है? नॉन मेटेलिक करैक्टर का इंहिसार, नॉन मेटेलिक करैक्टर का इंहिसार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पर होता है। जो छोटे साइज के एटम्स होते हैं, छोटे साइज के एटम, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस के करीब होता है। वैलेंस शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर उतनी ज़्यादा होगी, लिहाजा आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस ज़्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींच सकता होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा तो उसके लिए उसको एनर्जी का भी अगर ज़िया करना पड़े तो वो उससे भी गुरेज नहीं करेगा और एनर्जी खारिज करते हुए वो इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल के अंदर दाखिल करवा लेगा, और इस तरह से जो एनर्जी खारिज होगी वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। और ये वही एलिमेंट कर सकता है जिसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी ये सलाहियत इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज़्यादा होती है। तो नॉन मेटालिक करैक्टर का इंहिसार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है। तो जो छोटे साइज के एटम्स होते हैं, हम इधर लिखेंगे छोटे साइज के एटम्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं और उनकी ये इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर कहलाती है। मतलब जिन एलिमेंट्स का साइज छोटा होगा उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, और जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी उनका नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। अगर मैं इन तीनों बातों को आपस में मिला के लिखूँ तो मैंने कहा जिन एलिमेंट्स का साइज छोटा होगा, साइज, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। मतलब साइज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों के अंदर जो ताल्लुक है वो कौन सा ताल्लुक पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और साइज का जो आपस में ताल्लुक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो साइज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि नॉन मेटालिक करैक्टर भी उतना ही ज़्यादा है। नॉन मेटालिक करैक्टर से मुराद है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर इस ताल्लुक की बात करें तो ये ताल्लुक क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और नॉन मेटेलिक करैक्टर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, लेकिन अगर हम साइज के साथ इनका मुवाजना करें तो साइज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि साइज जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज़्यादा और नॉन मेटेलिक करैक्टर भी उतना ही ज़्यादा। पहली बात। दूसरे नंबर पर साइज जितना बड़ा,
साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी कम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होने की वजह से नॉन मेटालिक करैक्टर भी कम। ये बात आपने याद रखनी है। इस सारी बातों को हमने इस एक मसावात की मदद से बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर हम मज़ीद बात करें कि जो नॉन मेटालिक करैक्टर है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर रुझान क्या है, तो हम लिखेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर का रुझान पीरियोडिक टेबल के अंदर। जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर रुझान की बात करते हैं तो दो जगह के ऊपर हम इस नॉन मेटालिक करैक्टर का रुझान देखते हैं, पीरियड के अंदर भी देखते हैं और ग्रुप के अंदर भी देखते हैं। सबसे पहले हम नॉन मेटालिक करैक्टर को पीरियड के अंदर देखते हैं कि किस तरह से तब्दीली आएगी पीरियड में। तो पीरियड में नॉन मेटालिक करैक्टर, पहली बात कि पीरियड में जब हम बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो हमें पता है हमने ये मसावात ज़हन में रखनी है पीरियड के अंदर और पीरियड ग्रुप के अंदर इस रुझान को वाज़ह करने के लिए। जैसे जैसे हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं हमें पता है वैसे वैसे एटम का साइज़ कम होता चला जाता है, और एटम का साइज़ कम होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी तो नॉन मेटालिक करैक्टर भी बढ़ेगा। इसका मतलब पीरियड में बाएं से दाएं जानिब, पीरियड में बाएं से दाएं जानिब नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। अब पीरियड में नॉन मेटालिक करैक्टर के बढ़ने की वजह अगर बयान की जाए कि क्या वजह है, क्यों बढ़ता है, तो हम लिखेंगे कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जानिब एटॉमिक साइज कम होता है, और एटॉमिक साइज कम होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती चली जाती है, लिहाजा नॉन मेटालिक करैक्टर भी बढ़ता है। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटालिक करैक्टर की बात करें ग्रुप के अंदर, कि ग्रुप में नॉन मेटालिक करैक्टर में तब्दीली का क्या रुझान देखा जाता है, तो हम लिखेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे नॉन मेटालिक करैक्टर कम होता है। क्या वजह है? असल में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, और आपने अभी पढ़ा कि एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती चली जाती है। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन देने का रुझान चूँकि बढ़ता चला जाता है, इस वजह से नॉन मेटालिक करैक्टर कम, जबकि मेटालिक करैक्टर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ता चला जाता है। तो हम लिखेंगे कि ऊपर से नीचे ग्रुप में एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उनकी
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है लिहाजा उनका नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कम होता चला जाता है। तो अगर हम इस रुझान की बात करें कि पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, तो इन दोनों बातों को बड़ी ही तफसील के साथ समझने के लिए सिर्फ आपने इस एक ताल्लुक़ को याद रखना है, इस एक मसावात को याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आपको साइज़, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और नॉन मेटेलिक करैक्टर का ये ताल्लुक़ ये समझ आ जाए तो इस ताल्लुक़ से आप इसके रुझान को भी और इसकी मज़ीद कुछ तफसील को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ मिसालें देखते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये इनके कुछ मेंबर्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स ये भी नॉन मेटल हैं और असल में इन नॉन मेटल्स को हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं। ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती क्योंकि इनकी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन स्टेबल कन्फिगरेशन होती है। ना ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम जीनॉन की बात करें तो जीनॉन कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ज़ाहिर करती है अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। जीनॉन कुछ कंपाउंड बना देती है, फिर भी जो जदीद मुतालिया है इन एलिमेंट्स का, इन नोबल मेटल्स का, वो हमें इस तरफ इशारा देता है कि कुछ बातें जो हैं वो अभी भी ऐसी हैं जिनको हम 100% तौर पर बेहतरीन तरीके से वाज़ह नहीं कर सकते। लेकिन हम उन बातों की तरफ नहीं आते, हम जर्नल खसूसियात की बात करते हैं, जर्नल रुझान की बात करते हैं जो एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। तो नोबल गैसेस के हवाले से यही देखा जाता है कि ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती। ज़रा नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनको नॉन मेटल कहा जाता है या नॉन मेटल जैसी खसूसियात वो रखते हैं। मैं ग्रुप नंबर 14 से अगर शुरू करूं तो ग्रुप नंबर 14 में सबसे पहले नंबर पर जो एलिमेंट है वो आता है कार्बन, जो कि एक नॉन मेटल है। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। और अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये भी सारी नॉन मेटल्स ही कहलाती हैं। और ये वाली नॉन मेटल नोबल गैसेस ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा भी नहीं लेती क्योंकि इनके जो ऑक्टेट है, मतलब जो वैलेंस शेल है, वो इलेक्ट्रॉन से पहले ही भरे होते हैं, जिसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं किसी दूसरे को, ना ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं और ना ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं। तो इन खसूसियात की बिना पर हम कह सकते हैं कि नोबल गैसेस ये इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रही। ये हमने कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पे बनाए हैं।
अगर इन नॉन मेटल्स की खसूसियात की बात करें तो जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो इनकी एक खासियत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी एक खासियत है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये अगर हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और ये वैल्यू बढ़ने से हम कहते हैं इनका नॉन मेटेलिक करैक्टर ये भी बढ़ता चला जाता है। तो ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 और ये ग्रुप नंबर 18, इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं कि ये एलिमेंट्स कौन से हमारी पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाली नॉन मेटल्स हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स। तो असल में अगर मैं ग्रुप नंबर 14 की बात करूं, कार्बन, 15 की बात करूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसी तरह से 16, 17, 18, तो बाएं से दाएं जानिब मैं देखता हूं कि इनका नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर बाएं से दाएं जानिब बढ़ने की जो असल वजह है वो एटॉमिक साइज़ के अंदर आने वाली कमी है। तो हमने ये बात हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब हम बाएं से दाएं जानिब चलते जाते हैं तो बाएं से दाएं जानिब जाने से जो एटॉमिक साइज़ है उसके अंदर तब्दीली आती है, और एटॉमिक साइज़ में आने वाली तब्दीली वो हमें मदद करती है इस बात को समझने में कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखेगा या इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखेगा, मतलब कि उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। तो अगर हम इन तीनों को मिलाते हुए एक मसावात बनाएं तो हमारे सामने ये एक शक्ल आ जाती है कि एटॉमिक साइज़ और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और नॉन मेटेलिक करैक्टर इनके दरमियान में ये ताल्लुक़ क्या है। एटॉमिक साइज़ किसी एलिमेंट का जितना ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज़ के ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी कम होगी, नॉन मेटेलिक करैक्टर उतना कम होगा। दूसरे नंबर पर एटॉमिक साइज़ किसी भी एलिमेंट का जितना कम होगा, एटॉमिक साइज़ के कम होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ज़्यादा होने से नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जानिब चलते जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो बाएं से दाएं जानिब जाते जाते इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये बढ़ती चली जाती है साइज़ के छोटा होने की वजह से। यही वजह कि जब हम पहले पीरियड के अंदर दूसरे पीरियड के अंदर ये कार्बन से फ्लोरीन की तरफ आते हैं तो फ्लोरीन का जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होने की वजह इसके साइज़ में होने वाली कमी है। ये साइज़ में सबसे छोटा होता है, लिहाजा बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखता है, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी के साथ लेकर एनर्जी भी खारिज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा रखता है। और पॉलिंग स्केल के मुताबिक फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू 4 रखी गई है, जिसको फर्जी समझते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए उनको फ्लोरीन के साथ ही मुवाजना किया जाता है। अगर मैं एलिमेंट्स का कुछ एलिमेंट्स की मिसालें लिखता हूँ, नॉन मेटेलिक करैक्टर का रुझान लिखते हुए कुछ एलिमेंट्स की मिसालें दूँ कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं उनकी नेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है और किन की कम है, तो मैं इधर लिखता हूँ नॉन मेटेलिक करैक्टर का रुझान तो एलिमेंट्स के नॉन मेटेलिक करैक्टर का क्या रुझान देखा जाता है। मैं सबसे पहले तो वो आपको एलिमेंट्स बता दूं, उनकी तरतीब बता दूं जो कुछ अहम है, और किनका नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है, किनका नॉन मेटेलिक करैक्टर कम है। तो हमारे जहन में सबसे पहले नंबर पर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है क्लोरीन की निस्बत, क्लोरीन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन की निस्बत, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ब्रोमीन की निस्बत, इसका ज़्यादा होता है सल्फ़र की निस्बत, सल्फ़र का ज़्यादा होता है कार्बन की निस्बत, इसका ज़्यादा होता है आयोडीन की निस्बत, और इसका ज़्यादा होता है फास्फोरस की निस्बत। तो ये हमें रुझान नज़र आता है एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो
अगर मैं इन एलिमेंट्स के लिहाज से बात करूं तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 के, इनके जो पहले पहले मेंबर होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटालिक करैक्टर अपने बाकी नीचे वाले मेंबर की निस्बत सबसे ज़्यादा होता है, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से इनके कुछ तबई खवास जो होते हैं वो अपने बाकी एलिमेंट्स की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो फ्लोरीन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, हालांकि ग्रुप के अंदर जब हम इन हेलोजेंस में ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है क्योंकि साइज़ बढ़ता है। हैलोजन मालिक्यूलर नेचर रखते हैं, ये मालिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं, और हैलोजन में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ आते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इनके कंपाउंड्स का, हैलोजेंस के कंपाउंड का, ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड का, नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ता है। उसकी वजह क्या है, ऊपर से नीचे आते हुए इन एलिमेंट्स का साइज़ में होने वाला इजाफा है। लेकिन चूंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये अपने अपने ग्रुप के पहले मेंबर हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है, और ये खसूसियत सबसे ज़्यादा होने की वजह से इन पहले 3 एलिमेंट्स मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अपने ग्रुप्स के इन पहले 3 मेंबर के जो कंपाउंड बनते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया ज़ाहिर करते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रखते हैं। मतलब नाइट्रोजन का जो बनने वाला कंपाउंड होगा जैसे अमोनिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे बनने वाले एलिमेंट के कंपाउंड की निस्बत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं वाटर, जो कि एक ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। अब नीचे वाले जो कंपाउंड है, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, वो जो कंपाउंड बनाते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह ऑक्सीजन की निस्बत कम होते हैं। ऑक्सीजन वाले मतलब वाटर की निस्बत वो कम होते हैं। हालांकि ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन पहला पहला मेंबर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ ही रवैया रखता है। पहले पहले मेंबर के कंपाउंड ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, और वो ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखना वो इनके नॉन मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। वो ये इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान सबसे ज़्यादा रखते हैं, और जिसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान के साथ इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी मजबूत बॉन्डिंग होती है, और इस मजबूत बॉन्डिंग की वजह से इनको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके जो कंपाउंड होते हैं, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन के कंपाउंड का, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन के कंपाउंड का, इसी तरह सल्फर से ज़्यादा सेलेनियम के कंपाउंड का, इससे ज़्यादा इससे नीचे वाले एलिमेंट के कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब रुझान वही है, ऊपर से नीचे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ है, लेकिन पहले पहले मेंबर अपने बाकी ग्रुप में सारे मेंबर की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ बिहेवियर रखते हैं। यहाँ पे भी इसको समझा जा सकता है कि इसी निस्बत से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन वगैरह। और बाकी सीरीज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर तब्दीली आती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुवाजना अच्छे तरीके से समझना है, इनके नॉन मेटालिक करैक्टर को बेहतर तरीके से समझना है, तो आपको इन तमाम बातों का पता होने के लिए सिर्फ इस एक मसावात को अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस मसावात को याद करके इस ताल्लुक़ को समझकर अच्छी तरह से बता सकते हैं कि नॉन मेटालिक करैक्टर ग्रुप के अंदर किस तरह से तब्दील होता है, पीरियड के अंदर किस तरह से तब्दील होता है। आप इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नज़रिए को ज़रा बेहतर तरीके से वाज़ा कर सकते हैं, नॉन मेटालिक करैक्टर के नज़रिए को बेहतर तरीके से वाज़ा कर सकते हैं, और एटॉमिक साइज़ में आने वाली तब्दीली ही इन तमाम बातों को समझने में हमारी मदद करती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने नॉन मेटल्स का तारुफ बड़ी तफसील के साथ समझा, और इसी के साथ साथ इनकी वैलेंसी का नज़रिया भी समझा, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिहाज से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से एक तरतीब भी पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।